गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जैसा कि अध्ययन किया था राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण में संबंध। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं अर्थात राष्ट्रीय आय का उत्पादन होता रहता है। ये वस्तुएं फर्मों द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों की सहायता से उत्पन्न की जाती है। फर्में या उत्पादक इन साधनों की सेवाएं खरीदते हैं। इस प्रकार साधनों की सेवाओं का प्रवाह फर्मों की ओर होता है। इन सेवाओं के रूप में फर्में इन्हें क्या देती है? वस्तुएं या मुद्रा देती है। इस प्रकार वस्तुओं या मुद्रा का प्रवाह साधनों की ओर होता रहता है। साधनों को मुद्रा के रूप में फर्मों से जो प्रतिफल प्राप्त होता है वे उसका उपयोग फर्मों से वस्तुएं खरीदने के लिए करते हैं। इस प्रकार मौद्रिक आय का प्रवाह साधनों से किधर की ओर होने लगता है? फर्मों की ओर होने लगता है, और वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह फर्मों से साधनों की ओर होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के प्रवाह की ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसका न तो कोई आरंभ होता है और न कोई अंत। इसीलिए राष्ट्रीय आय के प्रवाह को चक्रीय कहा जाता है। अब जो ये राष्ट्रीय आय का प्रवाह है ये दो प्रकार का होता है, आय का वास्तविक प्रवाह और आय का मौद्रिक प्रवाह। अब हम सर्वप्रथम देखेंगे आय का वास्तविक प्रवाह क्या है। जैसा कि दो क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। अब घरेलू क्षेत्र के द्वारा जो साधनों की सेवाएं प्रदान की जाएगी किसे? उत्पादक क्षेत्र की ओर, तथा उत्पादक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रवाह किधर होगा? घरेलू क्षेत्र की ओर। जैसे घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करेगा? श्रम, पूंजी, उद्यम, भूमि आदि। साथ ही उत्पादक क्षेत्र इनके बदले में घरेलू क्षेत्र को क्या प्रदान करेगा? वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करेगा। तो ये था राष्ट्रीय आय का वास्तविक प्रवाह। अब है राष्ट्रीय आय का मौद्रिक प्रवाह क्या होता है। राष्ट्रीय आय के मौद्रिक प्रवाह में घरेलू क्षेत्र के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है उन सेवाओं के बदले में उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को क्या देता है मुद्रा के रूप में? ब्याज, लाभ, मजदूरी, लगान आदि। साथ ही अब ये हो गया मौद्रिक प्रवाह। साथ ही जो घरेलू क्षेत्र है वो उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं खरीदेगा उपभोग हेतु, तो वो उनके बदले में क्या देगा? मुद्रा देगा। किसको? घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को। इस प्रकार से ये इन दोनों के क्षेत्रों के बीच में मौद्रिक प्रवाह है। अब है विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह। अब आय का चक्रीय प्रवाह तीन तरह का होता है। आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल, आय के चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मॉडल और आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। सर्वप्रथम हम देखेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल। अब इस 2 क्षेत्रीय मॉडल में किन 2 क्षेत्रों को इंक्लूड किया जाएगा? घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र को। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य में आय के होने वाले चक्रीय प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। इसे हम इस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। जैसे 2 क्षेत्र है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, मीन्स उत्पादक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र। अब इसमें ये 2 तरह के सर्किल है इन दोनों के बीच में। तो जो बाहरी सर्किल है वो किसको प्रकट करता है? मौद्रिक प्रवाह को। मौद्रिक प्रवाह को कैसे प्रकट करता है वो? क्योंकि जैसे उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र को क्या प्रदान कर रहा है? मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ मुद्रा के रूप में। साथ ही घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं खरीद कर क्या खर्च कर रहा है? मुद्रा खर्च कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जो बाहरी सर्किल है वो किस प्रकार का प्रवाह है? मौद्रिक प्रवाह। और जो अंदर का सर्किल है वो क्या है? वास्तविक प्रवाह। क्योंकि उसमें उत्पादक क्षेत्र क्या प्रदान कर रहा है घरेलू क्षेत्र को? वस्तुएं और सेवाएं। और उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को क्या प्रदान कर रहा है? साधनों की सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से ये 2 क्षेत्रों के बीच में आय का वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह देखा जाता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घरेलू क्षेत्र अपनी जितनी भी इनकम होती है उसको खर्च नहीं करता है, बल्कि उसमें से क्या कर लेता है? कुछ बचा लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बचत। तो घरेलू क्षेत्र के द्वारा जो बचत की जाती है
वह भी राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह में एक प्रकार की मौद्रिक वापसी होगी, क्योंकि वो अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं करेगा। अतएव फर्मों का उत्पादन उनकी बिक्री से अधिक होगा, क्योंकि वो जितना उत्पादन करेंगे उनकी बिक्री से अधिक होगा, क्योंकि वो बिकेगा नहीं, क्योंकि घरेलू क्षेत्र पूरी आय को खर्च करेगा नहीं, वो कुछ बचत कर लेगा। लेकिन उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने का भी एक उपाय है कि फर्में पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकती है और पूंजीगत वस्तुओं को स्वयं ही आपस में खरीद और बेच सकती है। इस प्रकार के व्यय को क्या कहते हैं हम? निवेश व्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश के मॉडल को भी हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। जैसा वही बाहरी कंजप्शन मौद्रिक प्रवाह को व्यक्त कर रहा है, अब कैपिटल मार्केट, हाउस होल्ड क्या कर रहा है? बचत कर रहा है, और कैपिटल मार्केट से निवेश के रूप में या लोन के रूप में उत्पादक क्षेत्र के पास वह मुद्रा जा रही है। अब हम देखेंगे आय के चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मॉडल। इस मॉडल में एक ऐसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है जिसमें न केवल उत्पादक तथा घरेलू क्षेत्र होता है, बल्कि तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है? सरकार की आर्थिक क्रियाओं का भी समावेश किया जाता है। लेकिन इसमें अभी अर्थव्यवस्था कैसी है? बंद अर्थव्यवस्था है। इसमें हम विदेशी क्षेत्र को शामिल नहीं करते। किस मॉडल में? 3 क्षेत्रीय मॉडल में। इसे हम इस मॉडल के द्वारा समझेंगे। जैसे 3 क्षेत्र है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो सरकारी क्षेत्र की ओर, जैसा कि हमने 2 सेक्टर का तो समझ ही लिया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, अब हम समझेंगे गवर्नमेंट सेक्टर का। अब सरकारी क्षेत्र की ओर उत्पादक और घरेलू क्षेत्र से आय का प्रवाह किस रूप में होगा? करों के रूप में। दोनों को टैक्सेस देना पड़ेगा गवर्नमेंट सेक्टर को। अब जो करों से प्राप्त सरकारी क्षेत्र की आय का प्रवाह किधर होगा? उत्पादक क्षेत्र की ओर वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी व्यय होगा, या फिर इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के रूप में होगा। सरकार फर्मों को वित्तीय सहायता जैसे सब्सिडी वगैरह भी देती है तथा गृहस्थियों को पेंशन इत्यादि के रूप में हस्तांतरित भुगतान भी करती है। तो सरकार अपनी आय का एक भाग बचत के रूप में पूंजी बाजार में भी जमा करती है तथा विकास योजनाओं में निवेश करने के लिए सरकार पूंजी बाजार से उधार भी लेती है। इस प्रकार करों के रूप में तो आय का प्रवाह किधर होगा? दोनों क्षेत्रों से सरकार की ओर। दोनों क्षेत्र कौन से? घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। करों के रूप में तो आय का प्रवाह किधर की ओर जाएगा? सरकार की ओर। तथा सरकारी व्यय के रूप में मान लो सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च कर रही है, या सब्सिडी के रूप में या हस्तांतरण भुगतान के रूप में, तो वो किधर होगा? आय का प्रवाह घरेलू और उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। यदि सरकार उत्पादक तथा घरेलू क्षेत्र से करों के रूप में प्राप्त सारी आय को क्या कर देती है? खर्च कर देती है, तब ये आय इन क्षेत्रों के पास आर्थिक सहायता, हस्तांतरण भुगतान या अन्य सरकारी व्यय के रूप में पुनः प्रवाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये था 3 क्षेत्रीय मॉडल। अब है आय के चक्रीय प्रवाह का 4 क्षेत्रीय मॉडल। इस मॉडल में किसको शामिल किया जाता है? शेष विश्व को भी शामिल किया जाता है। जैसे 2 क्षेत्रीय में तो ओनली घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, 3 क्षेत्रीय मॉडल में हम किस तीसरे को इंक्लूड कर लेते हैं? सरकारी क्षेत्र को। और 4 क्षेत्रीय मॉडल में जब हम आय के चक्रीय प्रवाह को ज्ञात करते हैं तो उसमें किस क्षेत्र को और शामिल करते हैं? शेष विश्व क्षेत्र को भी शामिल करते हैं। इस मॉडल में एक खुली अर्थव्यवस्था में होने वाले चक्रीय प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। एक खुली अर्थव्यवस्था में घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा शेष विश्व क्षेत्र को शामिल किया जाता है। किसमें? 4 क्षेत्रीय मॉडल में। इस 4 क्षेत्रीय मॉडल को हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अब जैसा कि हमने 3 क्षेत्रों का अध्ययन कर लिया है। 3 क्षेत्र कौन सा? घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। अब बस शेष विश्व क्षेत्र जो कि 4th इसमें ऐड हुआ। अब इसमें भी वही प्राप्तियां और भुगतान। इस क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र को जो वस्तुएं तथा सेवाएं आयात की जाती है उनके बदले में क्या होती है? आय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शेष विश्व क्षेत्र की ओर उत्पादक क्षेत्र से आय का प्रवाह होता है। साथ ही जैसे शेष विश्व क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र के द्वारा किए गए निर्यात के लिए भी भुगतान करता है। अतएव किधर की ओर प्रवाह होगा? फिर शेष विश्व क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर आय का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से ये था 4 क्षेत्रीय मॉडल आय के चक्रीय प्रवाह का।
अब आय के जो चक्रीय प्रवाह है उसके हमने तीनों मॉडलों का अध्ययन कर लिया, आय के 2 क्षेत्रीय मॉडल का, 3 क्षेत्रीय मॉडल का और 4 क्षेत्रीय मॉडल का। अब हम देखेंगे कि जो आय के चक्रीय प्रवाह है उसमें वापसियों और समावेशों का क्या महत्व, मीन्स किससे इनकम बढ़ेगी और किससे कम होगी राष्ट्रीय आय। अब आय की वापसी के 3 घटक है, बचत, कर और आयात। बचत मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है, घरेलू क्षेत्र के द्वारा की जाती है। और यदि मान लो ये जो बचत है इसका प्रयोग निवेश में ना किया जाए तो उससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय कम होगी, क्योंकि वो बचत केवल बचत ही रह गई, उसका निवेश नहीं किया गया। तो ये क्या हो गई, आय की वापसी, मीन्स आय में कम हो गई। इस कारण जब समय की एक अवधि में राष्ट्रीय आय प्रवाह में से बचत के रूप में आय का एक भाग निकाल लिया जाता है तो समय की दूसरी अवधि में आय कम हो जाएगी। नेक्स्ट, कर आय के चक्रीय प्रवाह में से वापसी का कार्य करता है। मान लो जब सरकार फर्मों पर क्या लगाती है, कर लगाती है, तब फर्मों की आय कम हो जाएगी। इसके फलस्वरूप फर्मों की ओर से ग्रस्तों की ओर आय का प्रवाह कम होगा। और इसी प्रकार से जब ग्रस्तों पर कर लगाए जाएंगे तो ग्रस्तों से भी फर्मों की ओर आय का प्रवाह कम होगा। इसीलिए करों से प्राप्त आय सामान्यतः आय के चक्रीय प्रवाह को घटा देती है। नेक्स्ट है आयात। जब कोई भी देश अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करता है तब उस देश की आय का प्रवाह किधर होता है, अन्य देशों की ओर होता है। इससे क्या होगा, आय के चक्रीय प्रवाह में से आय की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे कि मान लो भारत से हमने किधर किया, अमेरिका से हमने क्या लिया, फोर्ड कारों का आयात किया। इसके फलस्वरूप हमारे भारत की आय भुगतान करना पड़ेगा उनके बदले में, फोर्ड कारों के बदले में। तो भारत की आय कहाँ जाएगी, अमेरिका की ओर जाएगी। तो आय का प्रवाह भारत से आयात भुगतान के रूप में किधर की ओर होगा, अमेरिका की ओर होगा, जिससे भारत की आय का प्रवाह कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आय, राष्ट्रीय आय में कमी करने वाले 3 कारक, मतलब आय के चक्रीय प्रवाह में से वापसी के 3 कारक है, बचत, कर और आयात। अब है आय का समावेश। इसमें हम इंक्लूड करते हैं निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात। सबसे पहले निवेश, जैसा कि निवेश क्या है, जो नए पूंजीगत पदार्थों पर खर्च किया जाता है आय का जो भाग, जैसे नए कारखानों, नई मशीनों और उत्पादन के दूसरे अन्य नए साधनों पर लगाया गया धन क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। निवेश के लिए धन कई साधनों से प्राप्त किया जाता है, जैसे मान लो बैंकों से, या हम दूसरों से उधार ले रहे हैं, या पिछली बचत का उपयोग कर रहे हैं, या वर्तमान आय में से कोई बचत कर रहे हैं और उसे हम निवेश कर रहे हैं। इसीलिए यदि निवेश केवल आय में से की गई बचत पर निर्भर है, अर्थात उसके बराबर, तो आय के प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन निवेश आय प्रवाह में होने वाला समावेश है, मतलब निवेश से आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, सरकारी व्यय। सरकारी व्यय भी आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश का कार्य करता है, जैसे हस्तांतरणीय भुगतान के रूप में और वस्तुओं व सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च के रूप में आय के प्रवाह को बढ़ाता है। नेक्स्ट है निर्यात। अब निर्यात वही एक दूसरे 2 देशों के बीच में होगा। तो एक देश दूसरे देशों को जितनी अधिक वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है तो राष्ट्रीय आय में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि दूसरे देश से राष्ट्रीय आय का प्रवाह किधर की ओर होगा, हमारे देश की ओर होगा। जैसे मान लो हम जूट का निर्यात करते हैं, तो जूट का निर्यात करने से हमें दूसरे देश से आय प्राप्त होगी, जिससे हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात क्या है, आय में समावेश का कार्य करते हैं। अब समावेश तथा वापसियों का आय के चक्रीय प्रवाह पर सामूहिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। अब सामूहिक रूप से 3 तरह का प्रभाव पड़ता है, तटस्थ प्रभाव, धनात्मक प्रभाव और ऋणात्मक प्रभाव। मान लो बचत, कर और आयात किसके बराबर है, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो क्या होगा, उससे राष्ट्रीय आय के प्रवाह पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स जो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह है वो कौन सी अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, तटस्थ प्रभाव की अवस्था में होगा। नेक्स्ट है धनात्मक प्रभाव। मान लो आय के चक्रीय प्रवाह पर समावेशों तथा वापसियों का धनात्मक प्रभाव कब होगा, जब आय में वृद्धि होगी। और आय में वृद्धि कब होगी, जब निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात किससे अधिक होंगे, बचत, कर और आयातों से के जोड़ से अधिक होंगे। नेक्स्ट है ऋणात्मक प्रभाव।
ऋणात्मक प्रभाव मीन्स राष्ट्रीय आय में कमी, और वो कब होगा? जब बचत, कर और आयात किससे अधिक होंगे का जोड़ किससे अधिक होगा? निवेश, सरकारी व्यय और निर्यातों के जोड़ से अधिक होगा, तो राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रभाव में कमी होगी। तो इस प्रकार से वापसियों और समावेशों के राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रभाव पर 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं: तटस्थ प्रभाव, धनात्मक प्रभाव और ऋणात्मक प्रभाव। थैंक यू।